काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये जो एसवीबी बैंक के अंदर हुआ है, क्या वो क्राइसिस की वजह से एक मेजर क्राइसिस इंडिया में आ सकता है। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लेकिन अब कुछ कुछ नए अपडेट्स आए हैं। जब वो वीडियो बनाया था तब वो बैंक डूब जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉक गिरा था, मतलब बैंक के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो दिखा था, लेकिन बैंक बंद हो जाएगी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। फ्राइडे को या थर्सडे इवनिंग को खबर आती है कि बैंक बंद हो गई है। बैंक मतलब जो उधर के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बैंक को डिस्क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। अब वो बैंक अपने नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं कर पाएगी। अब आगे क्या, अब उसका इम्पैक्ट क्या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर पे देखने को मिलेगा, और क्या उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि वो है तो अमेरिका स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है। यूएस फेड जो है वो हर 2-3 महीने के अंदर 50 बेसिस पॉइंट, 1%, 0.75 बेसिस पॉइंट, इस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है यूएस के अंदर। तो क्या ये उसकी वजह से खाली यूएस तक ही सीमित रहेगा, या उसका थोड़ा इम्पैक्ट आपको इंडिया के मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, कुछ नॉलेज में एडिशन हो, आपको समझ में आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके और इंडिया में क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, 2008 से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये 2008 जैसा क्राइसिस नहीं है। 2008 में जो हुआ था वो ओवरऑल एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर को इम्पैक्ट किया था। दैट इज़ जो आपके हाउस के मॉर्गेजेस के जो लोन्स थे, वो लोन्स का जो हाउसिंग सेक्टर था वो डूबा, उसको लेके बैंकिंग सेक्टर डूबा, और फिर जाके एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला, और जिसकी वजह से 2008 का जो लेमन ब्रदर क्राइसिस जहाँ से शुरू हुआ वो एक अलग पार्ट था। ये जो हो रहा है दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या हुआ कि बैंक ने इन्वेस्ट किए कुछ स्टार्टअप्स के अंदर, बैंक ने कुछ लेंड किया, फंड किया कुछ स्टार्टअप्स को, और वो स्टार्टअप का फंडिंग का जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन था वो ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से बैंक को एम टू एम, जैसे हमारे कैसे होता है कि एम टू एम लॉस हो गया, कि भाई किसी ने समझो कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड के अंदर उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बुक में डालना पड़ता है। पैसा तो नहीं है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, वैल्यू 50% गिर गई, 60% गिर गई, आप उसको होल्ड करके रखोगे, तो आपको दिख रहा है कि जी कंपनी के अंदर कोई दम नहीं है, कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिखेगा आपके अकाउंट्स में भी दिखेगा कि भाई आपने इतना का एक लॉस बुक किया है। तो उसी तरीके से बैंक ने लॉस बुक किया, बैंक ने जो फंड्स इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर बैंकिंग को लॉस हुआ, और बैंक ने अपना लॉस बुक किया, और बैंक चाहती थी कि हम नया फंड रेज करें और कंटिन्यू करें, वो हो नहीं पाया, उसकी वजह से ये इशू आया, और कहीं ना कहीं बैंक जाके डूब गई। तो वो जो एक प्रॉब्लम थी वो एक स्पेसिफिक बैंक को थी, या 2-3 बैंक हम उसके कैटेगरी के अगर हम बैंक ले लें उसको है। जो नॉर्मल बैंकिंग है, जो बैंकिंग जो इन्वेस्ट नहीं करती, फंड नहीं करती स्टार्टअप्स को, जो पूरा मतलब अगर आप लोन लेने जाते हो या कोई कॉर्पोरेट लोन लेने जाता है तो उसका पूरा बैलेंस शीट स्टडी किया जाता है, ओवरऑल सब चीज़ को स्टडी करके जब बैंक लोन देती है वो एक अलग होता है, स्टार्टअप को प्रोवाइड करने वाला लोन अलग होता है। स्टार्टअप को कोई भी फंडिंग प्रोवाइड की जाए लोन के ऊपर, या आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाए इन्वेस्टर्स के ज़रिए, वो हमेशा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और ऐसे टाइम पे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है, जब आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा मिलने लग जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे रिस्की एसेट्स होते हैं, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, हमेशा हमेशा पैसा वहाँ से निकलता है, वहाँ पे आउटफ्लो आपको होता हुआ देखने को मिलता है, और इनफ्लो जो होता है वो डेट सेक्टर हो गया या रिस्क फ्री सेक्टर हो गया, उधर आता हुआ देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अगर दो लोग हैं, एक जो 12% कमा रहा है इक्विटी में इन्वेस्ट करके, शेयर्स में इन्वेस्ट करके, रिस्क लेके, एक जिसको अगर 10% में मिल रहा है रिस्क फ्री, तो एक बार के लिए वो इक्विटी वाला भी सोचेगा कि 2% के लिए मैं मेरा पूरा 100% कैपिटल को रिस्क पर रख रहा हूँ, क्यों ना वो 2% को छोड़ के मैं मेरा जो कैपिटल है वो सिक्योर्ड कर लूँ, और 10% का रिटर्न मैं एनुअली उसको जनरेट करूँ। और ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, जब तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब तक सॉरी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, जब तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तब तक ही बढ़ेगा। जैसे ही इन्फ्लेशन में थोड़ा ड्रॉप आता हुआ आपको देखने को मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे, और जिसकी वजह से जो वापस जो इनफ्लो है इक्विटीज़ के अंदर, जो इनफ्लो है प्राइवेट इक्विटी के अंदर, जो इनफ्लो है बाकी सेक्टर्स के अंदर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डेट सेक्टर। आज के तारीख में इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी वर्ल्ड का ग्लोबल इकोनॉमी हो, वहाँ पर आपको लुक्रेटिव डेट में पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग ये सोच रहे हैं कि रिस्क को कम करके, रिस्क को मिनिमाइज करके हम डेट में शिफ्ट करें। और खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी नहीं, ओवरऑल अगर आप मार्केट सिनेरियो भी देखोगे,
1.5 साल हो गया, इंडिया मार्केट ने कोई आउट परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि हम बाकी वर्ल्ड को कंपेयर करें तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, नया हाई भी बनाया, हम अभी भी हाईस के आसपास ही ट्रेड करें, उस बेसिस में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर किसी ने 2020 एंड में या 2021 मिड में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया, उसका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि 15-20% आज की तारीख में ऊपर है। रेयरली होगा कुछ, अगर आपने बहुत एक्सट्रीम कुछ कंपनीज पिक कर रखी है तो आपका पोर्टफोलियो अप होगा, वरना मेजॉरिटी लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो डाउन ही है। 5, 10, 15, 20% डाउन तो मिनिमम सारे ही लोगों का पोर्टफोलियो है। तो ओवरऑल आपको एक अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, और उसी पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरा 20% नीचे है। जो रिस्क नहीं ले रहा उसको आज की तारीख में 10%, 8% का रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है। तो हमेशा जब साइकोलॉजी देखी जाएगी, जब आपके सामने भी ये चीज़ रखी जाएगी, ये जो ट्रेडर है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 2 साल में उसने कुछ नहीं बीट किया, इन्फ्लेशन इतना हाई है, इन्फ्लेशन को भी उसने बीट नहीं किया, उसका पोर्टफोलियो 10-20% डाउन है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको दिख रहा है कि सामने वाले ने 1 करोड़ रुपया लगाया, उसने 2 साल के अंदर 15%, 14% का रिटर्न जनरेट कर लिया। 2 साल का कंबाइंड रिटर्न की मैं बात करूँ, 15%, 14% का रिटर्न, दैट टू रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क पे है, वो जनरेट कर लिया। तो हमेशा कोई क्या सोचेगा कि भाई फिर मैं भी शिफ्ट कर जाता हूँ, मैं फालतू का रिस्क लेके बैठा हूँ। ओवरऑल आप इकोनॉमी देखोगे तो वो अभी भी उतना अच्छी से पिकअप नहीं हो पाई है। आपके जियो पॉलिटिकल्स हो गए, यूएस चाइना हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, वो भी सेटल डाउन नहीं हो रहा है। कल हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ खबर रशिया यूक्रेन की आ जाती है, हर दूसरे तीसरे महीने यूएस जो है चाइना के ऊपर कोई नया नया सैंक्शन डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें चलती जा रही है। इस माहौल के अंदर जब कोई बैंकिंग या कोई एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डूबता है, बंद होता है, वो थोड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली लाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हमको कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, अगर अमेरिका में फ़र्क पड़ेगा तो। लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ, कल यानी कि मंडे को फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग है, जो कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है इसी बैंक को लेके कि भाई ये जो बैंक डूब गया है, इसको लेके क्या कुछ हमें एक सपोर्ट देना चाहिए इकोनॉमी को, क्या हमें बाहर आके कुछ कहना चाहिए ऐसा फेडरल रिजर्व से। इंडिया के अंदर समझिए, अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूँ, 4-5 मेजर बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब मेजर बैंक है। इनमें से कोई अगर एक बैंक बंद हो जाती है, कल को कुछ बैंक को हो जाता है, तो आरबीआई अगर चुप बैठा रहेगा तो जितने भी डिपॉजिटर्स है, इन्वेस्टर्स तो छोड़ दीजिए, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका विश्वास उठ जाएगा, वो सारे बैंकों से पैसा निकालना शुरू करेंगे, पैसा निकाल के घर पे कैश जमा करेंगे या फिर किसी और जगह पे लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आउटफ्लो ऑफ मनी होना चला शुरू हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर से, और कहीं ना कहीं बैंक सेक्टर को डुबा देगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिर एक और मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आरबीआई का सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भाई आवे, पब्लिक के अंदर आवे और बोले कि भाई बैंकिंग को कुछ होने वाला नहीं है, बैंकिंग सेफ एंड सिक्योर्ड है, जितने भी लोगों का पैसा है सबको पैसा रिटर्न किया जाएगा, सबको पैसा सेफ है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वैसे ही वहाँ का जो आरबीआई है, फेड, वो कल एक मीटिंग करने वाला है। वो मीटिंग का आउटकम विल बी द की डिसाइडिंग पॉइंट कि क्या ये आगे जाकर एक मेजर क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट होगा, एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट होगा, कि वो एक बैंक स्पेसिफिक रह जाएगा और इससे हम बाहर आ जाएंगे। तो कल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो कल या नेक्स्ट वीक के लिए ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आपको बैंकिंग सेक्टर से एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, चीज़ों को सेटल डाउन होने का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते का एटलीस्ट टाइम दीजिए। भले 5%, 10% आपको ऊपर इन्वेस्ट करना पड़े, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई नहीं, वो खाली एक बैंक स्पेसिफिक था, उसी बैंक को लेके था, बाकी कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई इशू आने वाला नहीं है, देन इट विल बी मच मोर क्लियर। एज अ ट्रेडर आपको आपकी जो पोजीशन है, हेजिंग मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, हेजिंग मेरे को नहीं समझ में आता कि लोग हेज क्यों करते हैं। हेज करना मतलब बात वही हो गई, आपने 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड के सामने आपने 50 ट्रेड अपोजिट साइड के ले लिए, तो इससे अच्छा पहले ही 50 ट्रेड ले लो, 100 ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसको फिर हेज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो उतना ही ट्रेड लो जितने को हेज करने की जरूरत ना पड़े, जिस पे आप लॉस को बेयर कर सकते हो, तो उतना ही ट्रेड लीजिए। वॉलेटिलिटी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। यूएस के अंदर भी विक्स बढ़ा, एक ही दिन में 20% आई गेस विक्स बढ़ा है। इंडिया के अंदर भी 3 वीक से अगर आप देखोगे, विक्स का चार्ट देखोगे, वीकली बेसिस पे देखोगे या डेली बेसिस पे देखोगे, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है। अब उस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की बाजू आता है या नीचे की बाजू आता है, हमें पता नहीं। नेक्स्ट वीक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आइदर ऑन दी साइड। अप साइड अगर आएगा तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक फियर बढ़ेगा, और फियर बढ़ेगा तो इवेंचुअली जो प्राइजेस है वो डाउन साइड की तरफ आएंगे। जो हमने वीकली वीडियो में भी डिस्कस किया था, 16,800 बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल होगा, की लेवल होगा टू बी वॉच आउट। इस लेवल के आसपास आने पर किस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो होता है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
बाउंस भी आएंगे तो यही लेवल के आसपास से बाउंस आ सकता है, या तो 17,000 का ये जो बनाया था 17,200 के आसपास का ये जो लो बनाया फिर ऊपर गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से भी बाउंस आने के चांसेस है, या आपको 16,800 मतलब ये जो जोन है, अब ये जो 400-500 पॉइंट का जोन है ये अच्छा सपोर्ट जोन है। इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हाँ ओवरऑल पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं बैंकिंग को लेके कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, और फिर वो एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है या हो सकता है या हो चुका है, वो नेक्स्ट वीक आपको क्लियर हो जाएगा। 16,800 जब तक ब्रेक नहीं होता, एज एन इन्वेस्टर डरने की बात नहीं है, एज अ ट्रेडर भी डरने की बात नहीं है। पोजीशन लाइट साइड पे रखिए, एक्सट्रीमली शॉर्ट कर देना कि भाई न्यूज़ आई है बैंकिंग को लेके आई है तो शॉर्ट कर दो दबा के, यहाँ से क्रैश कर जाएगा, एज सच अभी तक नहीं लग रहा है। कल क्लियर होगा, फेडरल रिजर्व आएगा, मीट होगी, उसके बाद क्या वो आके पब्लिक में कोई बयान देते हैं कि नहीं देते वो देखना होगा। नहीं देते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है जाके थोड़ा सा फिर जितने भी डिपॉजिटर्स है, जो इन्वेस्टर्स है शेयर होल्डर्स है, उनको तो छोड़ दीजिए, उनका तो रिस्क ही रहता है। जितने भी डिपॉजिटर्स है कहीं ना कहीं वो थोड़े से फिर डर में आएंगे कि भाई इतना बड़ा बैंक 16th लार्जेस्ट बैंक इन यूएस अगर डूब रहा है तो कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो सेफ नहीं है। फिर वो छोटे छोटे जो बैंकिंग है या थोड़े जो मीडियम साइज़ के बैंकिंग है वहाँ से विड्रॉल्स होने शुरू होंगे और फिर वो एक चेन सा इफेक्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कल फेडरल रिजर्व आएगा, थोड़ा संभालने की कोशिश करेगा, और फिर जो उसका इंटरेस्ट रेट है अब उसको वो 25 बेसिस पॉइंट करता है या 50 करता है, चांसेस वेरी हाई रहेंगे कि 25 ही करे। अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से ये सब हुआ है, तो वापस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के फिर और वो एक आध दो बैंक को लुढ़काने की कोशिश ना करे। तो देखने वाली बात होगी। 16,800 लेवल की लेवल होगा। साथ ही साथ जैसा हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किया था, विक्स के ऊपर कड़ी नजर रखना। अगर ब्रेकआउट मिलता है विक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड और कंटिन्यू हो सकता है। 16,800 अगर ब्रेक होगा तब हम फ्रेश रिव्यू करेंगे कि क्या ये एक बड़ा फॉल की तरफ जा रहा है या एक मेजर फॉल आ सकता है क्या। जब तक वो ब्रेक नहीं होता मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई बहुत मेजर पेन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल इंडियन मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अभी भी अपने 200 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, तो बैंक निफ्टी लुकिंग एट द चार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। बट क्योंकि कल अभी जो बैंकिंग को लेके न्यूज़ आ रही है तो कल ओपनिंग पे ही मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में ज़्यादा पेन पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी। देखना होगा बैंक निफ्टी के लिए की लेवल वही है 39,500 से लेके 39,800। ये 200 पॉइंट की जोन देखना होगा, एकदम पास में ही है, हम उसके 1000 पॉइंट का भी जगह नहीं है। अगर वो होल्ड हो जाती है, सस्टेन्ड हो जाती है, तो एज सच कोई अभी तक के लिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बार ब्रेक होता है 39,500 एक बार ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एक आपको सोचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। बेस्ट केस यही होगा अगर आप ट्रेडर हो, पोजीशन साइज को 1/4 कर लीजिए। 10 लॉट में काम करते थे, 2 पे आ जाइए, 1 पे आ जाइए। मार्केट इधर ही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ग्रीड करोगे ऐसे ही पॉइंट पे मेजॉरिटी लॉसेस होते हैं, और ऐसे ही पॉइंट पे जितने भी जो इमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं जिनको घाई होती है कि भाई ओवरनाइट सक्सेसफुल होना है, वो नहीं हो पाएंगे और उनका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा ज़ीरो। तो ऐसे पॉइंट पे ट्रेडर को सबसे बेस्ट काम ये होना चाहिए, उसको जब भी वो ट्रेड में जाए सबसे पहले अपना कैपिटल प्रिजर्वेशन को हमेशा ध्यान में रखें कि कैपिटल को मैं कैसे प्रिजर्व कर पाऊँ, बचा पाऊँ, बेयर मिनिमम रिस्क में रखूँ, ताकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब चीज़ें अनक्लियर्ड है, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, कोई आम बात नहीं है एक दिन के अंदर होना। ऊपर खुले नीचे 500 पॉइंट गिरे और फिर पूरा रिकवर करके और 500 पॉइंट बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पूरा न्यूज़ बेस्ड होने वाला है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को बचाने के लिए अपने पोजीशंस को कम रखिए, पोजीशन को एकदम लाइट रखिए, या तो थोड़े टाइम के लिए आप वेट भी करोगे तो चलेगा। इन्वेस्टर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आपके लिए मौके बनते हैं। जितने भी लोग फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं या थोड़ा और बाय करना चाहते हैं या ऐसे SIP टॉपअप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि जो की लेवल्स है एक बार ब्रेक हो और उसके नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करे, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 2%, 5%, 10% एक्स्ट्रा एलोकेट कर सकता हूँ मेरे SIP के अंदर। या अगर मेरे कुछ शेयर्स जो मेरे को बाय करने थे, जो मेरे को अभी और सस्ते रेट में मिल रहे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स को थोड़ा सा बाय कर सकता हूँ। एज सच इन शॉर्ट अगर मैं क्लियर करूँ तो मुझे अभी फिलहाल के लिए कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं दिख रहा, अनटिल एंड अनलेस फेड कुछ रिस्पॉन्स ही ना करे, 50 बेसिस पॉइंट अपना रेट हाइक भी कर देवे, इन्फ्लेशन कमी ना हो, चीज़ें कंटिन्यू होते जाए, इसके बाद एक और बैंक जावे, तब जाके कहीं ना कहीं एक सीरियस इशू बनेगा। वरना मुझे नहीं लगता कि एक सीरियस इशू बन जाएगा, एक बैंक स्पेसिफिक होके रह जाना चाहिए। कल डिसाइड होगा, तो थोड़ा सा पोजीशन को आप लाइट साइड पे, कम साइड पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
कर सकते हैं। धन्यवाद।